नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। खबर चुनावी आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सियासी खबरों के साथ और सबसे पहले बात करेंगे आखिरी चरण के मतदान की। तो आखिरी चरण का पारा अब चढ़ने लगा है। आज पीएम मोदी के टारगेट पर उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल है। प्रधानमंत्री आज पूर्वांचल में 3 रैलियां करेंगे, यानी कि 3 विशाल रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी और 3 रैलियों के जरिए 7 लोकसभा सीट को साधेंगे। पीएम मोदी मिर्जापुर, मऊ और देवरिया में रैली करेंगे। इसी के साथ ही 7वें और आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार भी करने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टारगेट में यहाँ पर लगातार 3 रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे और 7 लोकसभा सीट को साधेंगे। और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार और पंजाब के दौरे पर रहने वाले हैं। आज बिहार पंजाब में मोर्चा संभालेंगे अमित शाह बिहार में 2 जनसभाएं करेंगे। पंजाब में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे और दोपहर 12:30 बजे बिहार के औरंगाबाद में रैली करेंगे। दोपहर जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद शाम 5:30 बजे के आसपास लुधियाना में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो धुआंधार प्रचार प्रसार का सिलसिला अब आखिरी चरण के लिए शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मोर्चा संभाले हुए हैं, तो इसी के तहत गृह मंत्री अमित शाह भी आज लगातार धुआंधार जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। और शनिवार का दिन वोटिंग के लिए बेहद ही साथ रहा। धुआंधार चुनाव प्रचार का नाम रहा। बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की है और विरोधी पर ताबड़तोड़ तीर भी चलाए हैं। इस बीच पीएम ने बिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित किया है और पीएम नरेंद्र मोदी के मुजरा वाले बयान पर काफी बवाल वहां पर मचा हुआ है। विपक्षी दलों ने पीएम की भाषा पर सवाल उठाते हुए जमकर आलोचना की। क्या बयान था जिस पर यह बवाल हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। इंडी गठबंधन के सारे दल मिलकर SC, ST, OBC का आरक्षण हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते हैं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। देश में 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है देश में। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के चुनाव के बीच आखिरी जंग की तैयारी तेज है। बची सीटों पर सियासी दल पूरी ताकत लगाकर मैदान में। आखिरी जंग में 57 लोकसभा सीटों पर दांव है, जिसके लिए बीजेपी जोर शोर से प्रचार कर रही है। पीएम मोदी शनिवार को बिहार और यूपी के दौरे पर है। बिहार के पाटलिपुत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। अगर इंडिया गठबंधन को वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाकर मुजरा करना है तो भी कर लें। मैं SC, ST और OBC आरक्षण के लिए डटकर खड़ा हूं। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। SC, ST, OBC आरक्षण के साथ डट करके खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। इंडी गठबंधन की योजना 5 साल में 5 PM देने की है। अब मुझे बताइए भाई, 5 साल में 5 PM क्या होगा इस देश का? आखिरी चरण में बिहार की 8 सीटों पर चुनाव है। यहाँ बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती RJD है, लिहाजा उनके निशाने पर लालटेन और तेजस्वी भी रहे। एक ही घर में रोशनी और चारों तरफ अंधेरा हो जाए तो हो जाए, उनके घर की रोशनी जलती रहे। इस लालटेनियों ने बिहार में अंधेरा ही अंधेरा फैलाया है। कांग्रेस के शहजादे ने भी छुट्टियों की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी के शहजादे के तो शायद सदमा लग गया होगा। बिहार में पीएम मोदी ने अपने ही अंदाज में विरोधियों को घेरा, तो इधर RJD, कांग्रेस समेत विपक्षी इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी जमकर पलटवार किया और ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास
में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। और ऐसी भाषा वो बोल रहे हैं जिससे उनके समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा। विरोधी तो छोड़ो, प्रधानमंत्री के जो समर्थक हैं उनको भी उनकी भाषा पसंद नहीं आ रही। ये बिहार है, लोकतंत्र की जननी है, इनको काम की बात करनी चाहिए। जुबान, भैंस, मंगलसूत्र, मछली, मटन और अब मुजरा क्या बना के रख दिया। कौन सी फिल्में देख देख करके डायलॉग लिखे जा रहे हैं आपके, और अनशंट आधारहीन बातें। धर्म के नाम पर आरक्षण। कभी मंडल कमीशन रिपोर्ट पढ़ा? मैंने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए। बिहार के बाद पीएम मोदी यूपी के गाजीपुर में बीजेपी के पक्ष में प्रचार को पहुंचे और विरोधियों पर यहां भी जमकर बरसे। ये इंडी गठबंधन वाले तुष्टीकरण के लिए, अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें आपकी संपत्ति की एक्सरे जांच करवानी है। ये आपकी जीवन भर की कमाई को, अपने वोट बैंक को, वोट जिहाद वालों को देना चाहते हैं। साल तक मुफ्त। कुल मिलाकर आखिरी फेज के चुनावी दंगल में तकरीबन हफ्ते भर का वक्त है। ऐसे में मटन, मंगलसूत्र, मुसलमान के बाद अब मुजरे की भी एंट्री हो गई है। देखना होगा ये रंग किसके लिए शुभ और किसके लिए हानिकारक साबित होगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत की चुनाव प्रक्रिया को दुनिया भर में सम्मान की नजरों से देखा जाता है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए आयोग ने कई कदम उठाए ताकि सुधार की प्रक्रिया जारी रहे। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में बूथवार वोटिंग डेटा जारी करने में देरी को लेकर आयोग सवालों के घेरे में आ गया है। विपक्षी पार्टियां पहले की तरह 48 घंटे के अंदर बूथवार वोटिंग डेटा जारी करने की मांग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला विचाराधीन है। देखिए इस पर पूरी एक रिपोर्ट। भारत की चुनाव प्रक्रिया जितनी विशाल और जटिल है, उससे जुड़े विवाद और सवाल भी कम नहीं है। कभी ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं, तो आज बूथवार वोटिंग डेटा में देरी और बड़े अंतर को लेकर आयोग को नई चुनौती से जूझना पड़ रहा है। विवाद इतना गहरा गया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आयोग से मांग की जा रही है कि वो मतदान के तुरंत बाद हर बूथ पर पड़े वोटों का आंकड़ा जारी करे और अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 17C की प्रतियां अपलोड करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के बीच एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। चुनाव के बीच आयोग को ऐसा निर्देश नहीं दिया जा सकता। आयोग को डेटा के लिए ज्यादा मैन पावर की जरूरत होगी, जो चुनाव के बीच संभव नहीं है। मतदाताओं के मन में संदेह पैदा करने की कोशिश की जा रही है। याचिका केवल संदेह और आशंका पर आधारित है। चुनाव कराना एक कठिन काम है। इसमें ऐसे निहित स्वार्थों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हमारा मानना है कि इस मामले की सुनवाई चुनाव के बाद होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के मतदान के आंकड़े वोटिंग के 11 और 14 दिन के बाद प्रकाशित किए गए थे और इनमें बड़ा अंतर था। विपक्षी दलों का आरोप है कि मतदान के दिन प्रतिशत कुछ बताया जाता है और 1 हफ्ते बाद वोटिंग प्रतिशत बदल जाता है। इसी को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अपनी याचिका में चुनाव में हर चरण की वोटिंग पूरी होने के 48 घंटे के अंदर बूथवार मतदान का डेटा वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश देने की मांग की थी। आज के आईटी के युग में अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमको 12 दिन लग गए फिगर्स को कलेक्ट करने के लिए, तो मुझे लगता है फिर इलेक्शन कमीशन हो सकता है कि अपना कार्य को ठीक से कर नहीं रहा है। कांग्रेस का यह लगातार प्रयास रहा है कि ईवीएम मशीन, चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग को संदिग्ध बना दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस की बुरी तरह से हार 2024 के लोकसभा चुनाव में हो रही है। भारत की चुनाव प्रक्रिया एक सतत विकास की प्रक्रिया है। इसमें साल दर साल, चुनाव दर चुनाव बदलाव और सुधार होते आए हैं, ताकि इसकी निष्पक्षता पर सवाल न उठे। इसके विशाल स्वरूप और जटिलता को देखते हुए चुनाव आयोग के पक्ष को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जहां तक वोटिंग के डेटा का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के बाद इस मामले की नियमित सुनवाई की बात कही है।
उम्मीद है कोर्ट के जरिए ही इस विवाद का कोई तर्कसंगत हल निकल सकता है। और इधर पाकिस्तान की हालत इस समय भले ही खस्ता हाल हो, लेकिन उसके देश के नेताओं की दिलचस्पी अपने देश की तकदीर बदलने से ज्यादा भारत के लोकसभा चुनाव पर है। वहां के मीडिया में इसे लेकर जमकर डिबेट भी हो रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की एक पोस्ट को रीपोस्ट कर दिया, लेकिन उनकी उम्मीद के विपरीत अरविंद केजरीवाल ने ऐसा करारा जवाब दिया कि फवाद चौधरी की बोलती ही बंद हो गई। दरअसल हुआ यूं कि अरविंद केजरीवाल ने अपने परिवार के साथ वोटिंग के बाद की एक तस्वीर सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर की थी और लिखा था कि केजरीवाल ट्विटर प्ले 1, मैंने अपने पिता, पत्नी और बच्चों के साथ आज वोट डाला है। मेरी माताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो नहीं जा पाई। मैंने तानाशाही, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट डाला है। आप भी वोट डालें, जरूर जाएं। तो बता दें कि अरविंद केजरीवाल की इसी पोस्ट को कोट करते हुए पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने रिपोस्ट करते हुए लिखा कि उम्मीद है शांति और सद्भाव नफरत और उग्रवाद की ताकतों को परास्त करेगी। और फवाद चौधरी ने ये पोस्ट किया ही था कि अरविंद केजरीवाल ने तुरंत इस पर पलटवार करते हुए निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि चौधरी साहिब, मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरह सक्षम है। आपके ट्वीट की जरूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है, आप अपने देश को संभालिए। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी फवाद चौधरी ने राहुल गांधी के एक भाषण को कोट करते हुए पोस्ट किया था, राहुल ऑन फायर, जिस पर भारत में भारी बवाल मचा था। इधर अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश में मोर्चा संभाला हुआ है। हमीरपुर और कांगड़ा में गृह मंत्री ने अपने चिर परिचित अंदाज में कांग्रेस को निशाने पर लिया और एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ हमले मंच से किए। अमित शाह ने यह दावा किया कि 5वें चरण के बाद बीजेपी 300 सीट का आंकड़ा पार कर चुकी है। 6ठे और 7वें चरण वालों पर 400 पार की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही अमित शाह ने फिर हुंकार भरी कि पीओके भारत का है, रहेगा और हम उसे लेकर रहेंगे। पांच चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं, 310। और एक 6ठे और 7वें ने 400 पार कराकर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना। कांगड़ा वालों, मेरी बात याद रखना, पाक ऑक्युपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे, लेकर। ये कांग्रेस पार्टी को डराने की आदत लगी है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश में लोकसभा चुनाव कई दिग्गज नेताओं के लिए सियासी भविष्य का चुनाव बन गया है। वीडी शर्मा, दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। अगर जीत हासिल हुई तो भविष्य संवर जाएगा, लेकिन अगर हार हुई तो सियासी करियर खत्म। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मौजूदा लोकसभा इलेक्शन कई नेताओं का सियासी भविष्य तय करने वाला है। चुनाव जीते तो सियासी करियर में 4 चांद लग जाएंगे और हार गए तो करियर खत्म। ये फॉर्मूला केवल पहली दूसरी बार चुनाव लड़ रहे नेताओं पर ही लागू नहीं होगा, बल्कि सुबह की सियासत तय करने वाले सियासी दिग्गजों पर भी लागू होगा। अगर बात करें दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा की, तो दिग्विजय सिंह राजनीतिक संन्यास लेने की घोषणा के बाद चुनाव लड़ रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में अहम भूमिका मिलने की संभावना है। वहीं वीडी शर्मा को जीत मिलने के बाद केंद्र में अहम पद मिलने की संभावना और पार्टी में भूमिका बदलने की उम्मीद है। इधर कांग्रेस की बात करें तो जीतू पटवारी और उमंग सिंघार का राजनीतिक भविष्य उनकी लोकसभा चुनाव की परफॉर्मेंस से तय होगा। फग्गन सिंह कुलस्ते, वीरेंद्र सिंह और गणेश सिंह अगर जीते तो सियासी वापसी होगी। वहीं सुधीर गुप्ता, रोडमल नागर और जनार्दन मिश्रा के पास जीत की हैट्रिक लगाने का मौका है। हार हुई तो इन नेताओं का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा।
चुनाव के रिजल्ट 4 जून को आएंगे, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस अपने नेताओं की जीत और परफॉर्मेंस के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। तो कमलनाथ जी इतने ज़बरदस्त मजबूत हैं कि 2004 में भी इन्होंने बहुत कोशिश की थी, गोलियां तक चलाई थी छिंदवाड़ा में, बावजूद इसके कमलनाथ जी चुनाव जीते थे। अब ये 24 है, लगभग आंकड़ा वही है। तो मैं समझता हूँ चाहे 24 हो चाहे वो 4 हो, 4 की स्थिति रिपीट होने वाली है और निश्चित रूप से देश में कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और 5 जो चरण निपटे हैं, मैं समझता हूँ कांग्रेस सरकार बनने की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुकी है। माननीय मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज कहती है कि वो चुनाव में बहुत पीछे हैं और जनता उनको नकार चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। और भारतीय जनता पार्टी के ये मूल मंत्र में जो विजन है वो सिर्फ जनता है। ये कांग्रेस नहीं है जो सिर्फ परिवारवाद, कुर्सी और सत्ता के लिए राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता एक गौरवान्वित कार्यकर्ता है और वो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए काम कर रहा है। और इस बार 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी। भले ही मध्य प्रदेश की राजनीति में सियासी दल लगातार कई अलग अलग दावे कर रहे हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है उसकी असली तस्वीर तो 4 जून को चुनावी रिजल्ट के वक्त तय होगी। दुष्यंत पाराशर, IBC 24, भोपाल।